हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 16 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो भारत का पहला ऐसा स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 कैपिटल है। ये 3 कैपिटल कौन कौन सी है? एक तो है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ठीक है। दूसरी जो है कैपिटल ये है कुर्नूल। और तीसरी जो कैपिटल इसकी है ये कहलाती है अमरावती। और ये जो कैपिटल है ये बेसिकली एक तो स्टेट की कैपिटल है, दूसरी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और तीसरी जुडिशरी कैपिटल है। इस तरीके से ये 3 राजधानियां बनाई गई हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में हाल ही में चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई थी। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसी में नई सरकार चंद्रबाबू नायडू ने बनाई थी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं इस टाइम पे एस अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर अपने कार्यकाल में कर्नाटक हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए थे और अब ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में कार्यकाल अपना सर्व कर रहे हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, दरअसल बेसिकली ये एथलीट हैं। इनका नाम है मिखाइल कालेवशविली। क्या नाम है? मिखाइल कालेवशविली। और ये एक टाइम पे फुटबॉलर हुआ करते थे, जॉर्जिया से ही बिलोंग करते हैं। और कुछ टाइम पहले ही ये एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है जॉर्जियन ड्रीम पार्टी, उसके मेंबर बने और उसके बाद उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो इस टाइम पर ये जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अब इसी की तरफ से ये प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। ओवरऑल 225 सदस्यों ने वोट किया, जिसमें से 224 सदस्यों का वोट इनके फेवर में आया। इकलौते ऐसे व्यक्ति थे सलोमी जोराबिचविली जिनका वोट इनको नहीं मिला है, क्योंकि साल 2018 से लेकर 2024 तक अभी जोराबिचविली ही जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में सर्व कर रहे थे। सलोमी जोराबिचविली जो हैं ये पहले भी ये बोल चुके थे कि ये आगे भी अगला कार्यकाल सर्व करना चाहते हैं, लेकिन जॉर्जिया में लोग बदलाव चाहते थे और फाइनली उन्होंने मिखाइल को अब चुना है। तो मिखाइल जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति अब से होंगे। और जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं तिब्लिसी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तिब्लिसी यहाँ की कैपिटल है। हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एक इकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है माधव गदगिल। और माधव गदगिल बहुत पहले से ही काफ़ी डिकेड से एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वनों को बचाना, जंगलों को बचाना, साथ में वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। कहीं पर भी जैसे लेक है या नदियां हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार ये मुहिम चलाते रहे हैं। कई डिकेड से जब ये मुहिम चलाते रहे हैं तो इनका कहना एक इनकी जो सोच है उसमें बड़ा अंतर था। लोग जब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि सिर्फ वो पेड़ पौधों को बचा रहे हैं या पशुओं को बचा रहे हैं। इनका इसके अलावा भी एक थॉट था। इनका थॉट हमेशा से ये रहा कि हम पशुओं, जंगलों को, वनों को तो बचा ही रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के आसपास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं हम उनके घरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे जंगल और वन खत्म होते जा रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज भी विलुप्त होती जा रही है। इस पर बहुत कम लोगों, इनके अलावा ब्राजील की हैं सोनिया गोजाजारा, उनको भी सम्मानित किया गया है पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड से। अपार्ट फ्रॉम हिम करीब 5 लोगों को और सम्मानित किया गया है। उन सब के नाम और उन्हें कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो सब मैंने पीडीएफ में दे दिया है, तो एक बार आप पीडीएफ से जरूर उसे कवर कर लीजिएगा। पहली बार यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत साल 2015 में करी गई थी। और ध्यान रखिए, अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है टाइम्स की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन डिक्लेयर किए गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा टियारा नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है बॉब कार्ड लिमिटेड ने। यहाँ पर बॉब का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है उसकी सब्सिडरी कंपनी है बॉब कार्ड लिमिटेड। दरअसल ये कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करती है। बॉब कार्ड के द्वारा टियारा नाम का ये जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, इसकी खास बात यह है कि ये कार्ड विमेन ओरिएंटेड कार्ड है।
स्पेशली महिलाओं के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कोई भी महिला अगर ये कार्ड लेना चाहती है तो इसके लिए जो एनुअल फी है ये 2,499 रुपए प्लस जीएसटी है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है। कोई भी महिला मान लीजिए अगर ये कार्ड ले लेती है, ठीक है, ज्वाइनिंग फी देकर, उसके बाद अगर वो 1 साल में 2,50,000 रुपए इस कार्ड से खर्च करती है, मतलब कोई भी चीज परचेज करती है या फिर कहीं की टिकट कराती है या होटल की बुकिंग करती है, अगर 2,50,000 रुपए कोई भी महिला खर्चेगी तो ये जो ज्वाइनिंग फी थी ये पूरे तरीके से वेवर ऑफ हो जाएगी। मतलब फिर ज्वाइनिंग फी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। ये पैसा आपका घटा दिया जाएगा उससे। और भी इसमें कई तरीके के ऑफर्स हैं, जैसे कि कोई भी महिला अगर ट्रैवलिंग में खर्च कर रही है या फिर डाइनिंग में इस कार्ड से पेमेंट कर रही है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी चीज़ परचेज कर रही है, तो पर 100 रुपी पे उसे 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। और अगर इन तीनों चीज़ों को हटाकर और भी कहीं वो खर्च कर रही है तो उसे पर 100 रुपी पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो ये कार्ड स्पेशली महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है और उनकी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना सन 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। जबकि बॉब कार्ड लिमिटेड जो है इसकी स्थापना सन 1994 में करी गई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके सीईओ हैं इस टाइम पे रविंद्र राय। कौन है रविंद्र राय? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। एचडीएफसी बैंक 1994, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक 1993, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की रीब्रांडिंग करने के बाद इसका नया नाम क्या पड़ गया है? तो अब से इसका नया नाम होगा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। अभी तक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की तरफ से 13% स्टेक परचेज किए गए थे, लेकिन अब एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 6% स्टेक और खरीद लिए हैं, तो टोटल 19% शेयर जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के वो एक्सिस बैंक के पास है। इसी वजह से एक्सिस बैंक को रॉयल्टी तो मिलेगी ही इनके रेवेन्यू से, साथ में अब जो इनका रीब्रांडिंग नेम आ गया है उसमें भी एक्सिस बैंक ने एक्सिस नाम लगा दिया है, जिससे कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को कोई भी ऐतराज नहीं है। तो अल्टीमेटली एक्सिस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। जबकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। हाल ही में विजय दिवस कौन से दिन मनाया गया? दरअसल विजय दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर को हर वर्ष हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। इसका कारण यह है कि सन 1971 में पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी ने बैटल में हराकर उन्हें सरेंडर कराया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध हुआ था और इसी का नतीजा निकला था कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान वाला रीजन था उसे आज़ाद करा के एक नया देश बना। दैट वॉज कॉल्ड बांग्लादेश। क्या कहलाया वो? बांग्लादेश 1971 में। यही कारण है कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा 3 दिसंबर को करी गई थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 इंडियन एयर बेसिस पर लगातार एक के बाद एक एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद से युद्ध का ऐलान हुआ और अगले 13 दिन तक ये युद्ध चला। और 16 दिसंबर का दिन वो था जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। केवल भारत पाकिस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया की पृष्ठभूमि पर आज तक का किसी भी सेना के द्वारा इतने बड़े लेवल पर किया जाने वाला यह सरेंडर था। और बांग्लादेश में इसी को बांग्ला भाषा में बिजोय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्ला भाषा में बिजोय दिवस, ठीक है। और नॉर्मली हिंदी में विजय दिवस इसको बोलते हैं। ध्यान रहे 26 जुलाई के दिन हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो अलग है और ये केवल विजय दिवस कहलाता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर लोन है, जो कि कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता था, इसकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अभी तक आरबीआई की तरफ से किसानों को 1,60,000 रुपए का जो लोन दिया जाता था वो
कोलेटरल फ्री होता था। कोलेटरल फ्री का मतलब देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी किसान ने लोन लिया, अब वो अगर चुका नहीं पाया, मान लीजिए फसल खराब हो गई, उस केस में वो कैसे चुका पाएगा? तो ये कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब बैंक भी फिर उसको माफ कर देगा। ओके, अब इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि कोई भी किसान अब 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। पहले केवल 1,60,000 रुपए तक का ही लोन ले पाता था। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर 11 दिसंबर को अपॉइंट किए गए हैं और ये हैं संजय मल्होत्रा। इनका नाम आप ध्यान रखें, किसी ना किसी की शिफ्ट में 100% ये क्वेश्चन रखा मिलेगा, ये गारंटी है इस बार। और इन्होंने जगह ली है शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर थे। संजय मल्होत्रा अब 26वें आरबीआई गवर्नर के रूप में सर्व कर रहे हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये कौन सा देश है जिसने भारत के साथ टैक्स ट्रीटी को खत्म कर दिया है? तो ये देश है स्विट्जरलैंड। देखिए, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में टैक्स ट्रीटी चलती थी। आमतौर पर ऐसी भारतीय कंपनियां जो कि स्विट्जरलैंड के मार्केट में व्यापार कर रही हैं, तो पहले, बहुत पहले की बात है, तो 10% टैक्स स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट उनके ऊपर लगाती थी। लेकिन इस टैक्स ट्रीटी के अंतर्गत इसको घटाकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने 5% केवल कर दिया था, जिसकी वजह से भारत के व्यापारियों को फायदा होता था। लेकिन आपको पता है, एक कंपनी है नेस्ले। अब ये नेस्ले कंपनी की चॉकलेट भी आती है। घर घर में जो आप 2 मिनट में मैगी बना के खाते हो, ये भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। तो कुछ टाइम से नेस्ले ने यहाँ पर टैक्सेस की छूट के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि कोविड के टाइम पर और उससे भी पहले नेस्ले का जो कारोबार भारत में था वो काफी घट गया था। स्पेशली जब मैगी वाला मुद्दा उठा था कि मैगी में लेड की मात्रा पाई गई है, ऐसी अफवाहें उड़ी थी। लेकिन उसके बाद सारे टेस्ट को पास कर गई थी मैगी। लेकिन नेस्ले पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था, जिसकी वजह से नेस्ले सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने टैक्स को रिड्यूस करने की गुहार लगाई। लेकिन भारत सरकार ने टैक्स को रिड्यूस नहीं किया, जिसके एवज में स्विस गवर्नमेंट ने अब यह फैसला लिया है कि भारत की कंपनियां जो कि स्विट्जरलैंड में व्यापार कर रही हैं, इनको भी अब टैक्स ट्रीटी से बाहर कर दिया जाए। मतलब अब टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसे भारतीय जो कि स्विस में व्यापार करते हैं, अब उन्हें टैक्स में छूट उस तरीके से नहीं मिलेगी। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और स्विट्जरलैंड में प्रेसिडेंट है इस टाइम पे वियोला एमहर्ड। यहां पर मैं लिख देता हूं, वियोला एमहर्ड। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के भी बारे में कल मैंने आपको बताया था, इमैनुअल मैक्रोन ने नए प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया है। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन एंड जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या आप जानते हैं जर्मनी में करीब 1.5 साल पहले नए चांसलर यहाँ के कौन बने थे? ये हैं ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। हरियाणा सरकार के द्वारा पशुधन जनगणना अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में करी गई है। इस बार इसका कौन सा संस्करण स्टार्ट किया गया है? तो इस बार इसका 21st एडिशन स्टार्ट किया गया है। हरियाणा सरकार बहुत पहले से ही पशुओं की जनगणना कराती हुई आई है, तो इस बार भी 21वां संस्करण इसका शुरू होने जा रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि हर 5 साल के अंदर ये जो पशु जनगणना होती है, ये पशुओं की देखभाल करने के लिए एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम करती है। देखिए, पशुओं की जो जनगणना है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि जो सरकार होती है वो उन पशुओं के लिए इंश्योरेंस लॉन्च करती है। इसके अलावा और भी कई तरीके की भिन्न भिन्न योजनाएं लागू करती है। तो जब हमें कोई भी योजना लागू करनी है, तो उसके लिए बजट कितना होना चाहिए, ये बताता है पशुओं की जनगणना के आधार पर। कि भाई, जब हमें पता होगा कि किस पशु की तादाद कितनी है, तो उस हिसाब से हम उस पे बजट निर्धारित कर पाएंगे। ये जो मुहिम है, इसकी शुरुआत हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्याम सिंह राणा के द्वारा करी गई है। इसमें बेसिकली कुछ पशुओं की जनगणना होगी और घर घर जाकर होगी। सरकारी जो अधिकारी होंगे वो घर घर जाएंगे गांव में और एक एक पशु की जनगणना करेंगे। स्पेशली इसमें गाय हो गई, भैंस हो गई और बकरी हो गई और बैल हो गए। ठीक है, इन 4 पशुओं की जनगणना स्पेशली इसके अंतर्गत करी जाएगी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है इस टाइम पे और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। हरियाणा में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो इसको किसके द्वारा संबोधित किया गया है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया। चीफ सेक्रेटरीज का मतलब सीनियर आईएएस अधिकारी, ऐसे आईएएस अधिकारी जिनके हाथ में पूरे राज्य की कमान होती है। जैसे मान लीजिए राज्य के अंदर जितने भी विभाग हैं, जल विभाग हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, होम अफेयर्स सेक्टर हो गया, तो ये सब सीधे सीधे किसको रिपोर्ट करते हैं? ये चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, और चीफ सेक्रेटरी सीएम को रिपोर्ट करता है। तो ये जितने भी हर एक राज्य और यूटी के चीफ सेक्रेटरीज हैं, इनको अब से हर साल साल में एक बार नई दिल्ली बुलाया जाता है और एक मीटिंग कंडक्ट करी जाती है, जिससे कि इनसे रिपोर्ट ली जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते हैं। इससे पहले जो तीनों मीटिंग हुई है, उनकी भी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी के ही द्वारा करी गई थी। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा डोडी कुमरैया कुरमा भवन लॉन्च किया गया है? तो देखिए, डोडी कुमरैया कुरमा भवन जो है, इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवांत रेड्डी के द्वारा किया गया है। अब सवाल ये उठता है, ये है क्या? जो आपको पिक्चर में यहाँ पर पुतला दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब जो डो ये कुरमा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब देखिए है क्या कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब की बात हो रही है, सन 1927 में इनका जन्म हुआ था, डोडी कुमरैया का, ठीक है। और उस टाइम पर लगातार जो वहां पर तेलंगाना वाले रीजन में रहने वाले, इस जमीन पर रहने वाले जो पटेल जमींदार हुआ करते थे, वो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। इसके अलावा सरकार के द्वारा टैक्स भी बहुत ज्यादा लगाया जाता था। तो जब ये केवल 20 साल के थे, ओके, तो उस टाइम पर ही इनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी और वहां पर आंदोलन छेड़ दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इतना ही नहीं, जो पटेल जमींदार थे, उनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ दिया गया, केवल 20 साल की उम्र में, और लोगों ने इनको पूरे तरीके से सपोर्ट किया। और वहीं पर एक बार जमींदारों के द्वारा फायरिंग कराई गई, और जैसे ही फायरिंग खोली गई, तो पहली गोली आकर इनको लग गई। उस टाइम पर भी उम्र इनकी केवल 20 साल थी। 20 साल की उम्र में सोसाइटी के हक के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इवन तेलंगाना के अंदर इनको तेलंगाना का भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पिक्चर आपको दिख रही है, पुतला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है डोडी कुमरैया का, और ये कुरमा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा इस बात को संबोधित किया गया कि जो कुरमा कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए हर संभव वेलफेयर कोशिश करी जाएगी सरकार के द्वारा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार अभी कुछ टाइम पहले आई है। यहाँ के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। भारत ने कौन से देश के साथ अभी हाल ही में वार्ता करी है भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर? पहले समझ लेते हैं मुद्दा है क्या। देखिए, ये है हमारा भारत, ओके, और ये है आप ऊपर देख रहे हो यूरोप, ये यूरोप हो गया, ये मिडिल ईस्ट हो गया। क्लियर? अभी तक अगर यूरोप से भारत को कोई भी व्यापार करना होता है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी का रास्ता। हमें यहाँ से जाना होता है, हमारे जहाज इतना घूम के जाते हैं पानी के रास्ते से, ऐसे अफ्रीका रीजन से होते हुए, और तब जाकर यूरोप पहुंचते हैं। और उसी तरीके से यूरोप से भी कोई भी सामान आता है, तो इसी वाटर रूट से ही आता है। ये रूट लंबा भी है, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत लगता है, एंड इवन पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। भारत सरकार बहुत पहले से ये चाहती है कि क्यों ना हम मिडिल ईस्ट रीजन से यहाँ से होते हुए एक रास्ता निकालें और इस तरीके से एक्सेस कर जाएं यूरोपियन मार्केट में, जिससे कि समय भी कम लगेगा और जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट भी बहुत कम हो पाएगी, जो रेट ऑफ मार्जिन होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट का एक देश है जो कि इस टाइम पर टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे चल रहा है। मिडिल ईस्ट में वैसे भी राइवलरी चलती रहती है कई कंट्रीज के बीच में, इक्वेशन सही नहीं बैठती है, लेकिन इकलौता ऐसा देश है जिससे मिडिल ईस्ट के हर एक कंट्री की जो इक्वेशन है वो सही है। उसका कारण ये है कि ये कंट्री टेक्नोलॉजी में काफी आगे है इनके कंपैरिजन में। ये जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई के साथ भारत सरकार ने पैक्ट साइन किया है। अभी इस पर वार्ता हुई है और यूएई ने भी इस पर सहमति जताई हुई है। ये मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित करी गई। यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान यहाँ पर आए थे, और भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर हिस्सा लिया। मीटिंग का ये जो निष्कर्ष है, ये क्या निकल कर आएगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, ये दुनिया की पृष्ठभूमि पर कई तरीके से छाप छोड़ते हैं, तो इनको इनिशियल लेवल पर थोड़ा गुप्त ही रखा जाता है। फिलहाल ये जो ज्वाइंट मीटिंग थी,
भारत और यूएई के बीच में ये इसका 15वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। यूएई में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मखदूम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जायद अल नहान। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, कतर की कैपिटल है दोहा, ओमान की कैपिटल है मस्कट। हाल ही में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस इनिशिएटिव को स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर मनसुख मांडवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य यह है कि अब आने वाले समय में हर ट्यूसडे को भारत भर के कई सारी जगहों पर फिट इंडिया साइकिलिंग कैंपेन चलाया जाएगा और लोग यहाँ पर हिस्सा ले पाएंगे और अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए साइकिलिंग करेंगे, जिससे कि लोगों में एक प्रेरणा जगेगी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। इसकी शुरुआत आने वाले 17 दिसंबर से होने जा रही है, मतलब परसों जो ट्यूसडे का दिन है उस दिन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके पहले चरण में मतलब परसों के दिन पूरे भारत भर में 100 ऐसे रीजनल सेंटर होंगे भारत सरकार के, जहां पर यह साइकिलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। तो एक तरीके से ये एक नया इनिशिएटिव है, लोगों को क्रेज भी आएगा और लोग अपनी साइकिल लेकर इसमें पार्ट भी ले सकते हैं। इसका आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली से किया जाएगा और पूरे भारत भर के अनदर जो 99 लोकेशन होंगी वहां पर रिमोट से ही इसका अनावरण किया जाएगा। समय बचाकर आप जीएस पूरी कवर करना चाहते हैं तो आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। पूरा रिकॉर्डेड बैच है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर। इस बैच की मदद से आप केवल 1 महीने के अंदर ही पूरी जीएस कवर कर सकते हैं। आपको डेली डेली लाइव क्लासेस की वेट करने की जरूरत नहीं है और फटाफट से सिलेबस कवर करके मॉक टेस्ट देना चालू करिए, जिससे कि आप सिलेक्शन की ओर बढ़ पाए। 2025 के एग्जाम्स के लिए कैलेंडर आउट है, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेफ 50 कोड अगर आप लगाते हैं तो फीस इस टाइम पे 50% डायरेक्ट डाउन हो जाएगी, मतलब जो भी फी है वो 50% हाफ हो जाएगी। हर एक बैच के ऊपर ये एप्लीकेबल है सेफ 50 कोड। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल बैच है। इस बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फाउंडेशन बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लिंक से नहीं जा पा रहे हैं तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी प्रीमियम कोर्स का ऑप्शन है, उसके अंदर जाके आप बैचेस को परचेज कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, इनमें से ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन सी जनजाति है जो कि भीमसेन देवता की पूजा करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको नहीं पता होगा तो कल मैं फिर आपको समझाऊंगा कि हाँ, किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी भीमसेन जो देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।